हेलो एवरीवन। आज हम खेलेंगे 26 अप्रैल 2026 एक करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्विज। इस क्विज में 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे ही वो क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है उस टाइम वो वीडियो पॉज करके उसका आंसर आप या तो अपने साथ लिख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर स्कोर कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया। ओके और ये क्विज रेलेवेंट है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स या कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है द रूल्स मैंडेट दैट ऑल ऑनलाइन गेम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू मस्ट रजिस्टर विद द ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके second, it establishes a 3-tier grievance redressal mechanism with the Supreme Court of India acting as the final appellate authority. And third statement is platforms are required to implement data localization by storing all user and traffic data within the geographical boundaries of India. So इसमें से कौन से statements correct हैं? इसमें से सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। पहली बात तो ये रूल्स यूनिवर्सली मैंडेटरी नहीं है। ओके ये स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है ई स्पोर्ट्स के लिए या फिर वो कैटेगरी जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उनकी स्किल या ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा था कि 3-tier स्टेटमेंट 3-tier सिस्टम है ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए, बट एक्चुअली 2-tier सिस्टम ही है। सो फर्स्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म वो कंप्लेंट हैंडल करता है और अगर वो अनरिजॉल्व होती है तब वो OGAI के पास जाती है, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, and subsequently to an appellate authority designed under the rules. Okay और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है कि ये रूल्स एम्फसाइज करते हैं डेटा लोकलाइजेशन और ऑल ट्रैफिक यूजर डेटा इंडिया में ही स्टोर रहे। और OGAI गवर्नमेंट बॉडी है जो METI के अंडर काम कर रही है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायोमेडिकल इनोवेशंस। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑर्गेनॉइड्स के बारे में करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर सिंथेटिक मैकेनिकल डिवाइसेस यूज्ड टू पंप आर्टिफिशियल ब्लड ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। Statement B, they are 3D clusters of cells derived from human stem cells that replicate the structure and function of specific organs. Statement C, they are genetically modified animal models that have been humanized to accept human skin grafts. And D, they are digital software simulations used to predict the chemical half-life of vaccines. So इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑर्गेनाइड्स को लेके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ऑर्गेनॉइड्स आर मिनिएचर सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ ऑर्गन्स डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन। सो बेसिकली स्टेम सेल्स का यूज करके ऑर्गन्स डेवलप किए जाते हैं तो उसे ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है और ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं जो रियल ह्यूमन ऑर्गन के की एस्पेक्ट्स जैसे कि इंटेस्टाइन, ब्रेन, लिवर, लंग्स एग्जैक्टली आर्किटेक्चर और फंक्शन में रेप्लिकेट करते हैं। So next question, what is the primary purpose of the CORSIA scheme in the context of Sustainable Aviation Fuel (SAF)? So 4 statements हैं। First statement है to provide subsidies to airlines for purchasing petroleum-based fuels in bulk. Statement B, to mandate the use of electric propulsion for all short-haul international flights. Option C, to ban the use of any aviation fuel derived from agricultural waste or biogenic residues. And statement D, to require international flights to offset carbon emissions through the use of eligible sustainable fuels or carbon credits. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो कॉर्सिया स्कीम इसका फुल फॉर्म है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। सो बेसिकली ये ग्लोबल मार्केट बेस्ड मेजर है जिसे डेवलप किया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसका प्राइमरी गोल ये है कि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है सो ये है कोर्सिया स्कीम। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट अंडर द पीएम मुद्रा योजना, यानी कि पीएम मुद्रा योजना के अंडर में कौन सी एक्टिविटीज को सपोर्ट मिल सकता है। फर्स्ट एक्टिविटी है परचेज ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कमर्शियल गुड्स। सेकंड, सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। थर्ड, लार्ज स्केल कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरल फार्मिंग। एंड फोर्थ, ओपनिंग अ कम्युनिटी बेस्ड वेजिटेबल वेंडिंग स्टॉल। सो पीएम मुद्रा योजना के तहत हर स्मॉल और मीडियम एक्टिविटी को, एंटरप्राइजिंग एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है एक्सेप्ट टू एक्टिविटीज। तो पहली एक्टिविटी है कॉर्पोरेट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं मिलता है। थर्ड, फार्म या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है पीएम मुद्रा योजना में। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है लार्ज स्केल कॉर्पोरेट एग्रीकल्चरल फार्मिंग, कॉर्पोरेट भी है और एग्रीकल्चरल भी है, सो इस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो 1, 2 एंड 4 जो एक्टिविटी उनको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 4 ओनली। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। सो PMMY यानी कि पीएम मुद्रा योजना स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, माइक्रो एंटरप्राइजेस। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। So first statement है, it is a multilateral initiative hosted by the United Nations to monitor the fairness of elections in developing nations. Second statement है, the program allows foreign delegates to observe the integration of technology such as VVPATs. VVPAT का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, एंड डिजिटल एप्स इन द इंडियन इलेक्शन प्रोसेस। थर्ड स्टेटमेंट इज द इनिशिएटिव फैसिलिटेट्स इलेक्शन मैनेजमेंट डिप्लोमेसी बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वोटर एजुकेशन एंड ग्रास रूट्स इम्प्लीमेंटेशन। नाउ व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस होस्ट कर रहा है, ये गलत है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा है इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे इंडिया ने इनवाइट किया है फॉरेन डेलीगेट्स को ये ऑब्जर्व करने के लिए कैसे हम वीवीपैट की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हैं, डिजिटल ऐप की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 3 भी सही है कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट डिप्लोमेसी बेसिकली एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि हम जैसे अपनी प्रैक्टिसेस, अगर हम अपनी स्किल्स शेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो इसे सॉफ्ट स्किल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। और यहाँ पे ये इनिशिएटिव क्या कर रहा है, इलेक्शन मैनेजमेंट डिप्लोमेसी कर रहा है, तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ देखिए, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स, यानी कि जैसे आप वोट डालते हैं तो आपको एक पेपर में दिखाई देता है, पास में एक मशीन लगी होती है जिस पेपर में दिखाई देता है कि आपने किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को वोट दिया है, ओके। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। It is regarding mangrove ecosystems. Mangrove ecosystems. So first statement है, they are typically found in the intertidal zones of tropical and subtropical latitudes where fine sediments can accumulate. Second, mangroves are often referred to as the blue carbon giants because they sequester का मतलब है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, okay? So they sequester significantly higher carbon than terrestrial forest. Third, all mangrove species use salt glands on their leaves to actively excrete salt to survive in high salinity environments. And fourth, the Sundarbans is unique globally as it is the only mangrove habitat supporting a population of tigers. So इसमें से 1, 2 and 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे लिखा है ऑल मैंग्रोव स्पीशीज यूज सॉल्ट ग्लैंड्स, ये गलत है, ऑल नहीं है, कुछ स्पीशीज है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट था कि उन्हें शेल्टर्ड कोस्टलाइन चाहिए होती है, स्लो मूविंग वाटर चाहिए होता है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि मैंग्रोव्स को ब्लू ओशन भी कहते हैं क्योंकि ये इनकी कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है कार्बन स्टोर करने की टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से ज्यादा। और स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, सुंदरबंस जो इंडिया और बांग्लादेश में फैले हुए हैं वो इकलौते मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर का हैबिटेट है। और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है बिकॉज नॉट ऑल मैंग्रोव्स यूज द सेम सॉल्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। Some species possess salt excreting glands on their leaves and others utilize an ultra filtration system in their roots to exclude salt from entering the plant entirely.
सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, इट इज रिगार्डिंग मिशन मित्रा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ जॉइंट स्पेस मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा टू स्टडी द लूनर सरफेस। सेकंड, द मिशन फोकसेस ऑन मैपिंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है जहां पे लो ऑक्सीजन होता है, उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। And the psychological resilience of teams in isolated environments. And third, it is being conducted in the high altitude region of Ladakh to simulate the stressors of space flight. So first statement जो है ये गलत है कि मिशन मित्रा सोलो मिशन है इसरो का, जॉइंट मिशन नहीं है नासा के साथ, इसरो का सोलो मिशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3। और मित्रा का फुल फॉर्म है यहाँ पे मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। सो बेसिकली इंडिजिनस एनालॉग स्पेस मिशन है जो इसरो ने 2026 में लॉन्च किया है और इसका जो टेस्टिंग चल रही है, इसका जो बेसिकली एप्लीकेशन चल रहा है एक्सपेरिमेंट का, वो लेह और लद्दाख में होगा। और ये लेह लद्दाख एकदम अप्रोप्रिएट प्लेस है हाइपोक्सिया की कंडीशन यानी कि लो ऑक्सीजन की कंडीशन में टेस्टिंग करने के लिए, सो दैट जो स्पेस फ्लाइट में जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे एक बार सिमुलेट करके हम देख सकें कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे मैंग्रोव्स में जो बात होती है सक्यूलेंस की, तो बेसिकली सक्यूलेंस क्या है, इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एबिलिटी टू जर्मिनेट सीड्स while they are still attached to the parent plant to ensure survival in tidal waters. Statement B, the development of specialized vertical roots that grow upward to facilitate gas exchange in oxygen poor mud. Third, C statement, the presence of thick fleshy leaves that store water to combat physiological drought caused by high external salinity. And fourth, the process of filtering out nearly 90% of salt from seawater through an ultra filtration system in the roots. सो सक्यूलेंस का मतलब होता है बेसिकली ऐसी थिक और फ्लैशी लीव्स जो वाटर स्टोर कर सकती हैं लंबे टाइम तक, ठीक है, सो दैट जो पानी में हाई सैलिनिटी है, हाई सॉल्टी वाटर है, उससे बचने के लिए इस तरह की लीव्स डेवलप की गई हैं जो काफी लंबे टाइम तक पानी स्टोर करके रख सकें। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो शायद इसमें मेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पे ऑल 3 की जगह ओनली 3 होना चाहिए था। ओके, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और डी का क्या एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इट इज रिगार्डिंग National Institute for Preclinical Research (NIPCR). So statement 1, the NIPCR marks a transition from a specialized animal resource facility to a comprehensive hub for translational science. And statement 2, the institute focuses on providing a critical bridge between laboratory discovery and human clinical trials through the validation of biomedical innovations. So उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का राइट एक्सप्लेनेशन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये है हैदराबाद की जिनोम वैली में। ओके, और ये एक स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन है इंडिया के बायोमेडिकल लैंडस्केप में। और पहले ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर एक एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी थी, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बन गया है। और स्टेटमेंट 1 is correct because the institute no longer merely maintains animal models but actively integrates them into the broader pipeline of drug and vaccine development. And statement 2 is also correct as it defines the core functional mandate of NIPCR. So let's see the last question. The United Nations Security Council is the only UN body capable of issuing resolutions that are legally binding on all member states. And statement 2, under Article 25 of the UN Charter, all member states
agree to accept and carry out the decisions of the Security Council. So which of the following statements, which of the above statements are correct? So option A is correct, that is statement 1 and 2 both are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनिक पोजीशन पे है बिकॉज ये सिंगल यूएन बॉडी है जिसके रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं उसके मेंबर्स पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, प्लस स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि इसकी पावर, जैसे कि उसकी बाइंडिंग रेजोल्यूशन की पावर उसको कहाँ से मिल रही है, आर्टिकल 25 ऑफ द यूएन चार्टर से। इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को एग्री करना और एक्सेप्ट करना जरूरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी डिसीजन हो, जो भी रेजोल्यूशंस हो। ओके, सो 10 क्वेश्चन हो गए आज के करंट अफेयर्स के। सो नेक्स्ट वीडियो में भी यही पैटर्न और यही डिजाइन फॉलो होगा 10 क्वेश्चन के साथ। ओके, वो वीडियो भी टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू।